मैं विके यादव। आज क्लास 11 का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इस इंट्रोडक्शन क्लास में पूरे साल का सिलेबस और कैसे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस होगा, और जो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि आज फर्स्ट क्लास है और बिना एक दूसरे को जाने, बिना सिलेबस बताए कैसे आपको हम पढ़ाएंगे, इस सब को बिना बताए अगर कुछ एक टॉपिक स्टार्ट करें 10, 15, 20 मिनट का या आधा घंटा का, और वो आपको हम पढ़ा दें, तो उससे कहीं बहुत ज़्यादा फायदा आपको सिलेबस जान के होगा कि इतना सारा एक्सरसाइज है, इतना सारा यूनिट्स है। टोटल आपका 8 यूनिट्स है, उसमें 32 चैप्टर है और उसके अंदर में फिर एक्सरसाइज बहुत है। तो इतना सारा एक्सरसाइज, इतना बड़ा सिलेबस, और इस कोरोना में आपका क्लासेस सारा ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो हम लोग कैसे करके कंप्लीट करेंगे, तो इसका हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। और एक अच्छा जो नंबर आना चाहिए 100 में 100 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो कैसे आएगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और पूरा सिलेबस में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12 के लिए, और बाद में जो बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो मैथ तो नहीं रहता मेडिकल में, लेकिन फिर भी फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा यूज होता है। आपको कोई एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जनरल कंपटीशन में जाते हैं, तो वो कौन कौन सा चैप्टर कहाँ पे लिंकअप है, एक दूसरे से कोरिलेट हो जाता है, और फिर आपको उसका यूज होगा। अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और डाउट हम आपका कैसे क्लियर करेंगे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंस रख लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको अच्छे से कवर करना थोड़ा तो मुश्किल होता है। बच्चे का अगर 10th में अच्छे एग्जाम जाता है तो अच्छे रिजल्ट आता है, तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट आने के बाद वो साइंस रखने का कोशिश करता है या रख लेता है, लेकिन कुछ कारण उसमें से सबसे मुख्य कारण जो है वो है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाता बच्चे का, इसीलिए उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस या बोलिए इंटरेस्ट धीरे धीरे घटते रहता है और घटते जाता है। इस तरह से एक दिन क्या होता है, साइंस भारी लगने लगता है। अगर आप 10th तक थोड़ा थोड़ा भी अगर मैथ अगर पढ़े हैं आप अच्छे से, तो क्लास 11 और 12 में कोई भी चैप्टर में एक कतरा थोड़ा सा भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी है। अगर जोड़, घटा, गुना, भाग भी अगर आपको सही से आता है तो क्लास 11 और 12 का मैथ हम पढ़ा देंगे आपको, सही है। उसके बाद डाउट क्लास तो एकदम यूनिक है। ये बोलिए कि जो बच्चा मेरा ऑफलाइन क्लास किया होगा, आप में से कुछ बच्चे हमको जान रहे होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी जान रहे होंगे, तो जो मेरा ऑफलाइन क्लास किया है पहले उससे पूछिएगा कि डाउट क्लियरेंस कैसा है मेरे पास। पूरा का पूरा यूनिक, पूरा शहर में कहीं भी आपको इस तरह का डाउट क्लियरेंस, एक एक बच्चे का डाउट। अब मेरा जो ध्यान होता है एक एक बच्चे पे होता है, यानी हमको इतना पता होता है कि किस बच्चे का कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना कुछ पढ़ा है और कितना कुछ छोड़ दिया है। ये सारे बच्चे का इंडिविजुअली हम ध्यान रखते हैं, तो डाउट का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आज मेन रूप से हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो पहला होगा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएं कि प्रोनाउंसिएशन को लेकर के ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, वो अंग्रेजी का सब्जेक्ट है। अंग्रेजी को हम लोग तो मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। कोई सिलेबस बोलेगा, कोई सिलेबस बोलेगा, सब सही है। फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस, और सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट क्लास के बारे में कि हम लोग डाउट कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। थर्ड में जो आता है वो है, आप लोग उतना बड़ा सिलेबस होगा, पढ़ते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे, फिर साथ साथ में हम लोग को क्या करना होगा, साथ साथ में हम लोग को टेस्ट भी लेना पड़ेगा। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेस्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस करवाते हैं, उस चीज को भी हम लिख लेते हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है ना, वो होता है बैच। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको पहले बताएंगे डाउट क्लास के बारे में। डाउट क्लास के बारे में देखिए बताते हैं,
अगर सच बताएं आपको तो ये तो ऑनलाइन क्लासेस जितना भी है वो आपको कितना कवर कर सकता है? 100%, 90%, 70%, 30%, 20%, पता नहीं। आपको जितना समझ में आता है बस उतना ही फायदा होगा आपको ऑनलाइन क्लासेस से, या YouTube पे कोई वीडियो है वहां से आप देख लेते हैं, कहीं से भी। तो 100% अगर ऑनलाइन क्लासेस से या वीडियोज के माध्यम से, YouTube के माध्यम से अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं है मेरे समझ से। हो सकता है आपका 50%, 60, 70, 80, 90, 99% कवर हो जाए, 100% कवर नहीं होगा। तो ये कवर कैसे होगा जबकि लॉकडाउन है और इसमें क्लास आप कहीं कर नहीं सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद है। तो आपको हम एक आइडिया देते हैं, आप अगर वैसे करते हैं तो आपका क्लास भी हो जाएगा और मान के चलते हैं कि लगभग सिलेबस कवर भी हो जाएगा और डाउट भी आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। वो क्या है कि जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बनाते जाना है, बुक रखना है, जो भी बुक होगा उसके बारे में हम बताएंगे, वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। और जो कुछ डाउट हो तो डाउट का हम अलग से क्लास रख देंगे आपको, अलग से। अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में क्या करेंगे हम लोग, अलग से क्लास रख देंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर लीजिए। आप कमेंट जैसे ही कीजिएगा वो सारा क्वेश्चन को हम अगले क्लास में एक डाउट क्लास करके अलग से बना देंगे, एक लेक्चर दे देंगे, उसमें सारा डाउट हम आपको बता देंगे। पहला बात। दूसरा, आप जहां कहीं से भी हैं अपने आसपास में, आपके घर में कोई तो होगा जो साइंस पढ़ा हुआ होगा, और जो अगर साइंस पढ़ा हुआ है, अगर उसको साइंस आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश, जो भी आपका होगा सब्जेक्ट, उसका नॉलेज अगर किसी को है तो वो पहले पता कीजिए। हो सकता है आपके घर में मिल जाए, या आपके घर आसपास में कोई पड़ोसी मिल जाए, या आपके गांव, मोहल्ला, शहर जहां भी है वहां पे अगर मिले तो उससे आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है। उससे आप पूछिए, आपके जो भी सीनियर हैं उनसे आप पूछने की कोशिश कीजिए और डाउट क्लियर कीजिए। अगर आप साइंस रखते हैं और डाउट अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो एक दिन वो साइंस जो आप रखे थे हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो जाए। उसका एक ही कारण है, बस जिस उम्मीद से आप रखे थे वो उम्मीद कायम रखने के लिए ना आपको डाउट क्लियर करना होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे डाउट को हम बहुत ही तवज्जो देते हैं शुरू से, चाहे आप क्लास 11 में हैं या क्लास 12 में हैं। आपको हम ईमानदारी पूर्वक बताते हैं कि क्लास 12 ही नहीं, क्लास 11 भी उतना ही, जितना 12 को इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही 11 को देते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जिस बच्चे का क्लास 11 गड़बड़ हो गया, अच्छे से कवर नहीं हुआ, तो वो 12 में बहुत अच्छे से कवर करना चाहता है या कोई कंपटीशन अच्छे से निकालना चाहता है, मतलब रैंकर्स बनना चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल तब है जब क्लास 11 आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मतलब पूरा सिलेबस कवर किए। पूरा सिलेबस कवर करने के बाद जहां भी कहीं डाउट हो वो डाउट आप क्लियर कीजिए, टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब क्लास 11 खत्म होता है। तो क्लास 11 को उतना ही वैल्यू देंगे जितना क्लास 12 को वैल्यू देंगे। अगर कोई आपको, अगर कोई बोले, कोई भी सीनियर कि आप तो क्लास 11 में हो, एक काम करो अभी कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तुम छोड़ दो, क्लास 12 में जाएगा तो अच्छा से पढ़ना, या खुद भी आप सोचने लगेगा कुछ दिन के बाद कि अभी तो क्लास 11 में है, अभी 1-2 महीना ऐसे ही चलने देते हैं, क्लास 12 में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। आपको भी पता होगा 10th का बोर्ड तो दे चुके हैं आप, तो क्लास 9 में जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ा और सोचेगा क्लास 10 में जाके हम बहुत ही कुछ कर लेंगे, तो क्या पॉसिबल है बिना 9 का? नहीं। तो क्या वैसे बच्चा जो क्लास 9 में बहुत ही सिंसियरली पढ़ा है, बहुत अच्छे से सिलेबस कवर किया है, तो क्या वो क्लास 10 में नहीं पढ़ेगा? ऐसा हो सकता है? बहुत ही कम चांस है कि जो क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 10 में नहीं पढ़ेगा। वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा क्लास 10 में। जो 9 अच्छा से किया, 10th अच्छा से होगा। जो बच्चे क्लास 11 में अच्छे से पढ़ लेगा वो 12 में पढ़ेगा, ये ना तो गार्जियन को और ना ही किसी टीचर को बोलने का जरूरत है। तो जितना भी एफर्ट लगता है, हम अपने बारे में अगर बताएं तो क्लास 12 से ज्यादा एफर्ट क्लास 11 में लगाते हैं बच्चे के पीछे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर
स्टूडेंट को कोई उसका सीनियर या कोई घर से भी उतना दबाव नहीं मिलता है। सच है ये। आप अगर आपको भी क्लास 10 में गए होंगे तो क्लास 9 से ज़्यादा दबाव मिला होगा क्लास 10 में आपको, कि नहीं बोर्ड है, इस बार बोर्ड देना है, इस बार इधर उधर नहीं करना है, जबकि 9 में उससे कम बोला जाता है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर क्लास 10 अच्छा करना चाहते हैं तो क्लास 9 आपको अच्छा करना पड़ेगा। सेम क्लास 12 अच्छा करना चाहते हैं तो क्लास 11 अच्छा करना पड़ेगा। जबकि कंपटीशन का बात करें, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, मान लेते किसी एनडीए में बैठ गए, जैसे एनडीए का हम सीरीज चलाए हुए हैं 2 महीना का, अब कोशिश करेंगे उस सीरीज में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा उसमें किसी न किसी का सिलेक्शन हो, ताकि उससे हम लोगों को थोड़ा हौसला मिले और हम लोगों का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस देश को डायरेक्टली बॉर्डर पे हो सके। ठीक है, कि अच्छे पोस्ट पे एनडीए के थ्रू जाए तो हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा हम लोग को भी प्राउड फील होगा कि नहीं चलिए कोई मेरा स्टूडेंट है जो बॉर्डर पे है और बहुत अच्छे पोस्ट पे है। तो कोई एनडीए बच्चा देना चाहता है या डायरेक्ट एयरफोर्स का फॉर्म भरता है वो टेक्निकल वाला, या कोई नेवी का फॉर्म भरता है, या कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो ऐसे बच्चे क्लास 11 12 से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं, क्लास 12 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 है। वो क्यों है, लॉजिक पूछेगा तो हम बताते हैं। पूछता तो दोनों जगह से बराबर है, लगभग 50-50%। अरे 2-4-5% हो सकता है 12 से कभी ज़्यादा दे दे, कभी 11 से 2-4% ज़्यादा दे दे, लेकिन ऑन एवरेज 50-50% आप मान के चलिए कि कंपटीशन में पूछता है। तो अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं और सिर्फ 12 अच्छा है तो आपका कंपटीशन नहीं होने जा रहा है, ये पहले से पता है। इसका मतलब क्लास 12 जितना इंपॉर्टेंट है उतना क्लास 11 इंपॉर्टेंट है, और उतना हम तवज्जो आपको शुरू से देंगे। इसीलिए क्लास 11 बहुत ही सिंसियरली कीजिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पता नहीं अक्टूबर नवंबर या इस साल खुलेगा भी कि नहीं, ऑफलाइन क्लास होगा कि नहीं, कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो आप किसी न किसी रूप में वीडियो के माध्यम से पढ़िए। आसपास में कोई अगर आपको पढ़ाने वाले मिल जाए तो बहुत अच्छा है, किसी टीचर के भरोसे मत बैठिए। वैसे भी भीड़ भाड़ का जितना जगह होगा, अब तो धीरे धीरे 2020 मत बोलिए 2021 में भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लेके ही आएगा कि आप 10, 20, 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। मतलब क्लियर कट कंसेप्ट है कि गैदरिंग नहीं होना चाहिए। तो अभी भी अगर आपको आसपास में कहीं पे उस तरह से मिल जाए, घर में या आपके पड़ोसी में कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, या कम से कम पढ़ तो लीजिए आप YouTube के माध्यम से। और डाउट कुछ हो तो डाउट कहीं से भी आप जुगाड़ करके निकाल लीजिए, वो डाउट क्लियर कर लीजिए। क्लास 11 बहुत अच्छे से कीजिए, नहीं तो बहाना सिर्फ रह जाएगा आपके पास बोलने के लिए कि कोरोना में पढ़ नहीं पाए। समझ पा रहे होंगे मेरी बात। इसीलिए पढ़ाई बाधित ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। सिलेबस अगर घटा भी दे तो भी आपको सिलेबस घटा के नहीं पढ़ना है, फुल सिलेबस क्लास 11 का पढ़ना, फुल 100%। क्योंकि आने वाला दिन में आप जब किसी क्लास में जाते हैं तो क्या वहां पे आपका क्लास 11 का वो पार्ट छोड़ दिया जाएगा जो आप नहीं पढ़े थे। आप मान लेते हैं बीटेक करने जाते हैं, तो क्या वहां पे अगर कैलकुलस निकाल दे या अलजेब्रा को निकाल दे या ट्रिग्नोमेट्री को निकाल दे, कुछ भी अगर निकाल दे मान लेते हैं, तो क्या वो इंजीनियरिंग में यूज नहीं होगा? यूज होगा। आपको बेवकूफ अगर बनाए, चाहे वो गवर्नमेंट बनाए या किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में है, तो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोई भी टीचर आपको अगर बेवकूफ बनाए तो नहीं बनना है। अगर आपको कुछ करना है तो 11 पूरा कंप्लीट करना है, 12 आपको कंप्लीट करना है, सिलेबस घटाए या बढ़ाए, क्योंकि आपको कुछ करना है, इसीलिए सिलेबस अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो डाउट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लियर होना चाहिए अगर आप साइंस रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस के तरफ। सिलेबस में आपको हम मैथ्स का सिलेबस बताएंगे। क्लास 11 का मैथ में जो 8 यूनिट्स है वो क्या क्या यूनिट्स है, देखिए पहला यूनिट आता है सेट एंड फंक्शन। एक बार हम लिख दे, ठीक है, तो फिर हम आपको समझाते हैं फिर से डिटेल में इसको। फर्स्ट में आता है, सेकंड में आपको क्या आता है, सेकंड में आता है अलजेब्रा, थर्ड में आता है
ट्रिगोनोमेट्री, ये तो पढ़े भी थे ना 9, 10 में आप लोग थोड़ा थोड़ा। और फोर्थ में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और फिफ्थ में आता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत इसमें पढ़ना है हम लोगों को, अलजेब्रा में भी बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो नंबर आता है वो आता है कैलकुलस का। ये थोड़ा न्यू है आप लोगों के लिए, क्लास 9, 10 में नहीं पढ़े थे तो हम बताते हैं आपको। कैलकुलस के बाद जो नंबर आएगा ना वो आता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, ठीक है। और सेकेंड लास्ट में आता है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े थे ना क्लास 9, 10 में। और ऐसे लिखाता क्या है, स्टैटिस्टिक्स लिखाता है, स्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग। और सबसे लास्ट में आता है लॉगरिथम। कोई बच्चा ऐसा भी सोच रहा होगा, बुक खोल के देखिएगा तो लॉगरिथम में तो कोई नंबरिंग नहीं किया, बस साइड में लिख दिया है। हम बताएंगे क्या कारण है इसके पीछे। इस यूनिट के अंदर में सेट एंड फंक्शन जो लिखा हुआ है, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। एक 12 में टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को डिटेल में हम लोग 12 में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11 में सेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय, इसको सेट को हम लोग डिटेल करेंगे 11 में। और फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, फलन, फलन को हम लोग 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 11 में रिलेशन एंड फंक्शन इंट्रोडक्शन बस दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे जितना आपका बुक में दिया है, और डिटेल करेंगे 12 में। सेकेंड में है आपका अलजेब्रा। पूरा क्लास 11 का सबसे ज्यादा चैप्टर अलजेब्रा के अंदर में। अलजेब्रा के अंदर में आपका टोटल 10 चैप्टर है, समझिए 10 चैप्टर। तो हम आपको चैप्टर लिखना तो मुश्किल है ना, इतना इतना चैप्टर, तो हम आपको बोल के सुना देते हैं। अलजेब्रा के अंदर में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। सेकंड में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना वो रियल नंबर पढ़ रहे थे। क्लास 11 में एक बहुत ही अच्छा टर्म दिखेगा आपको, वो है आई, जिसका मतलब होता है रूट अंडर -1, और स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू होगा -1। जबकि क्लास 10 तक आप क्या जानते थे, किसी भी स्क्वायर, किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नहीं आता है। तो इस आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे, बहुत ही अच्छा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर से बिल्कुल हट के आपको पढ़ना पड़ेगा। वो हम लोग कहां पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्लास 10 में भी था, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए सेकंड हो गया। थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होता है, देखिए ऐसा a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ये हो गया इनइक्वालिटी। जैसे ये वाला चीज देखिए आप, जैसे ये वाला चीज देखिए आप, आपको कंफ्यूजन लगता होगा, पता नहीं ये सही है कि गलत है। एक बार सोचिए तो आप खुद, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सर एक बार सही लग रहा है, दूसरी बार गलत लग रहा है, ऐसा ही हो रहा होगा। इसको भी देखिए गौर से, इसमें भी वही काम, सेम चीज, लगता है एक बार सही होगा, दूसरी बार लगता है शायद गलत होगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और वो कैसे सही है उसको हम अगली क्लास में डिटेल करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल तीसरा चैप्टर हो गया, और चौथा में लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल होगा, उसको चौथा चैप्टर में रखा है। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन। रुक क्यों गए, रुके इसीलिए क्योंकि पूरा क्लास 11 का जितना टॉपिक है, जितना चैप्टर है, उसमें अगर बोले ना कोई दिमाग बढ़ाने वाला कोई चैप्टर होगा तो उसका नाम हम अभी तुरंत बोले, वो है परमुटेशन
एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही डिटेल में आपको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, जो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे 10 बच्चे हैं, 10 दोस्त हैं आपस में, सब बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए तो कितना आप नहीं बल्कि पूरा टोटल सब मिलाकर के कितना हैंडशेक हुआ। ऐसा क्वेश्चन। एक सीट में रेलवे में जाते हैं ना, आप बैठते हैं, तो एक रेलवे स्टेशन में मान लेते हैं 10 सीट है या 5 सीट है या 3 सीट है, उसमें 4-5 बच्चे आ गए, कभी कम आ गए कभी ज्यादा आ गए, तो कितने तरह से बैठा जा सकता है। आपके पास 3-4 तरह का शर्ट है, 2-3 पैंट है, ठीक है, तो कितने तरह से उसका कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, इतना घुमावदार क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो जटिल रहेगा थोड़ा, उस सारे का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मिलेगा, जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद नंबर आता है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम आपका ये है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए तो क्या होता था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन पता नहीं आपको कभी ये चीज डाउट हुआ या नहीं, हमको तो हुआ शुरू से, क्लास 8 से, क्लास 8, 9, 10 में हमेशा डाउट होता था ये चीज का कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जबकि हमेशा बोलते क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बोलते हैं। लेकिन कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है। बुक में क्या लिखा हुआ रहता है? बुक में लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका कारण क्या है? एक बार तो हम क्लास 9 में पूछे भी थे सर से कि ये क्यों लिखा हुआ रहता है, जबकि हम लोग बोलते तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग बोलते होंगे ये भी, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग ज्यादातर बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जबकि बताइए तो ये दोनों में से सही कौन है? सही तो दोनों है, लेकिन यही बुक में क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? वो है बाइनोमियल थ्योरम। कारण क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि a प्लस बाइनोमियल, दो टर्म का जब एडिशन में होगा, पावर चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 100 क्यों ना हो, सबको हम लोग किससे निकालेंगे? बाइनोमियल से निकालेंगे। शुरू में सोचते थे ऐसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना होगा ना तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आज सच में भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा ही। लेकिन जो सीक्वेंस में लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पावर 4 होगा, 5, 6, 7, a प्लस बी होल टू द पावर 8 पूछ देगा, तब बिना कैलकुलेशन का आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो सारा थ्योरी हम आपको बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। उसके बाद उसका नंबर आता है इसी में अलजेब्रा में आपका एपी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जो क्लास 10 में भी पढ़े थे ना, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे डिटेल में पढ़ना, 10वां में थोड़ा सा था, 10 में थोड़ा था। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, वो आपका सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बताएंगे क्योंकि कंपटीशन में पूछता है। और सबसे लास्ट में है सम स्पेशल सीरीज। आपको लग रहा होगा सर कितना बोले भूल गए, एक बार फिर से हम बताते हैं आपको कि अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 5वां में पढ़ना क्या है हम लोग को? परमुटेशन, फिर कॉम्बिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, एपी, जीपी, एचपी हम पढ़ा देंगे लेकिन सिलेबस में नहीं है, और लास्ट में सम स्पेशल सीरीज। सही है। उसके बाद अलजेब्रा के बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री तो पूरा क्लास 11 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन मतलब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री आपका जान नहीं छोड़ने वाला है। इंजीनियरिंग भी करने जाते हैं, वहां भी पूछेगा, एनडीए करने जाते हैं, एयरफोर्स, कुछ भी कीजिए इसका यूज होगा ही होगा। आगे आप बीएससी कीजिए, उसमें भी यूज होगा। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 9, 10 में पढ़े वो थोड़ा सा था, हम लोग यहाँ पूरा डिटेल करेंगे। इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर पढ़ना है, सॉरी 6 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर ज्यादा ही है, 6 चैप्टर है, क्योंकि ग्राफ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पहला क्या था? पहला है मेजरमेंट ऑफ एंगल। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सर्कुलर फंक्शन या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? वही साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, यही तो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। सर्कुलर मतलब सर्कल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा कंसेप्ट जो होता है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सारा कंसेप्ट सर्कल से ही निकल के आया है। जो हम 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं पहले ही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक में जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पे जाइएगा, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। कि आप कभी सोचे क्लास 9-10 में कि साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है? उसका आंसर मिल जाएगा आपको, हम वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं। आप जरूर देखिए, लिंक में जाके देखिए, 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिखेगा, दोनों लिंक खोल के आप देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना था? सर्कुलर हो गया। उसके बाद आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग, कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज होता है ट्रायंगल में, जो आइडेंटिटीज होता है उसको, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो 3rd में है आपका। 4था में है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन रहता है, ठीक है। और 5वां में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज के अंदर में, ट्रायंगल के अंदर में जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। और सबसे लास्ट जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पूरा ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, पूरा डिटेल में आपको हम ग्राफ बताएंगे। और दूसरी बात है, हम ग्राफ का एक सीरीज चला देंगे अलग से, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक के अलावे सारा ग्राफ जो क्लास 11, 12 जेईई मेंस के लिए या एनडीए के लिए जितना यूज होगा ग्राफ, उसका सोच रहे हैं एक अलग से सीरीज हम चला देंगे, वहां से जिस बच्चे को जरूरत होगा तो देख सकता है, ठीक है। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति, जो आप लोग पढ़े थे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हम लोग को पूरा डिटेल करना है। कहाँ पे? क्लास 11 में। क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में कितना चैप्टर है, चलिए काउंट कर लेते हैं थोड़ा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन और फंडामेंटल 3D, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 7 चैप्टर है, यानी कि कोऑर्डिनेट के अंदर में हम लोग को कितना पढ़ना है? 7 चैप्टर पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि कोऑर्डिनेट के अंदर में जो 7 चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो पहला चैप्टर क्या था? फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर में 11 एक्सरसाइज है। और हम आपको ईमानदारी से बताएं कि अगर मेरा कोई पुराना स्टूडेंट हो तो उससे आप पूछिएगा, पूरा 11 एक्सरसाइज ईमानदारी पूर्वक बताते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट में क्या था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 11 एक्सरसाइज था, जिसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। सेकंड में आता है सर्कल। कोई कोई सर्किल बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं रखा है अंग्रेजी में, हम लोग को तो मैथ पढ़ना है। तो सेकंड में है सर्कल। थर्ड में है पैराबोला, कोई पाराबोला बोलता है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैराबोला पढ़ना है। फोर्थ में पढ़ना है इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन मतलब हो गया सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसी सब का ना एप्लीकेशन, उसका क्या यूज है वो हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे? क्लास 12 में। वो सारा कवर किए हुए हैं। आप किसी पुराना स्टूडेंट से पूछिएगा कि ये सारा चैप्टर, कोई शहर में बहुत कम ऐसा जगह होता है जो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, जो हम पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद है कैलकुलस। ये आपके लिए न्यू थोड़ा लग रहा होगा। कैलकुलस क्या है? ये सबसे ज्यादा क्या बोले, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट भी बोलिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना क्लास 11 में, 2 ही चैप्टर पढ़ना है मात्र। चैप्टर नंबर 27 लिमिट पढ़ना है और चैप्टर नंबर 28। सोचिए अभी तक हम 26 चैप्टर के बारे में बता चुके हैं आपको, और 28 नंबर चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। मात्र 2 ही चैप्टर है और लिमिट यहीं से कैलकुलस का नींव रखाता है। लिमिट में क्या चीज पढ़ेंगे? ऐसा चीज पढ़ेंगे जिसका कैलकुलेशन जनरली हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे 0/0, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर मैथ्स में ना एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। 0/0 इसको बोलते हैं मैथ्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या दूसरा बोलिए आप मीनिंगलेस फॉर्म। ऐसा मीनिंगलेस फॉर्म
7 है। 7 मीनिंगलेस फॉर्म आपको मैथ में मिलेगा लिमिट में, जिसका कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू निकालते हैं किससे, लिमिट से। डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब लिमिट पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर है कैलकुलस का भी तो वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लास 12 में डिटेल पढ़ना है, लेकिन क्लास 11 में भी पढ़ना है क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन है। तो ये कैलकुलस हो गया, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12 का सबसे लेंदी, सबसे बड़ा सिलेबस 7 महीना के आसपास, 6 से 7 महीना सिर्फ कैलकुलस में लगता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग छोटा सा एकदम, ये तुरंत खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। उसके बाद देखिए स्टैटिक्स में और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स वही जो क्लास 10 में आप पढ़े थे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, मीन मॉड मीडियन पढ़े ना, उसमें 2-3 क्लास ऐड कर देंगे तो आपका ये स्टैटिक्स सुहा। प्रोबेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता, क्लास 9 में, क्लास 10 में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ चुके हैं प्रायिकता, वो एकदम कम था। अब क्लास 11 में उतना ही है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्लास 12 में बहुत पढ़ना है। तो क्लास 11 को भी पहले तो हम बेसिक बताएंगे, तब तो क्लास 12 में स्टार्ट होगा। तो ये दोनों बहुत छोटा है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद है लॉगरिथम, हाँ इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है लॉगरिथम। मात्र 9 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और इसको तो चैप्टर में काउंट भी नहीं किया है, अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो लॉगरिथम में हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। पिछले साल जो बच्चे को हम पढ़ाए उनसे पूछ सकते हैं, 250 क्वेश्चन के आसपास बुक के अलावे 250 क्वेश्चन बताएं। ये लॉगरिथम से आप जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं, उसमें फिर ग्राफ का डिटेल कैलकुलेशन, बोले सर थोड़ा सा बताइए, हम थोड़ा सा बता देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का कैलकुलेशन है, जैसे अलजेब्रा में कैलकुलेशन करते हैं ना, उस तरह से जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, वही है लॉगरिथम भी, इससे भी कैलकुलेशन होता है। इसका यूज अगर देखना चाहते हैं ना, जैसे मान लेते हैं 2 टू द पावर, यहीं पे बताते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, जो सच है होता है। यहां से अगर हम 2 निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर 1/3। वो क्लास 9-10 में पढ़ना था आपको, कि जब पावर को ट्रांसफर करते हैं, पावर को दूसरे तरफ ट्रांसफर करते हैं, ये 3 यहां लाना चाहते हैं तो पलट जाता मतलब इंटरचेंज होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सर नहीं समझ में आया, जैसे 3/1 कुछ नहीं तो पावर अगर इधर भेजिएगा ना, इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो इंटरचेंज होगा, 1/3 हो जाएगा। यहां तक तो आप जानते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि पावर ही लिखे और ये जो बेस में 2 है उसको अगर भेजे तो क्या होगा, तो लॉग लगेगा। यानी कि जब पावर लिखे और बेस को भेजेंगे राइट साइड तो लॉग लगेगा, तो log 8, अब बेस में 2 है तो 2 लिखेंगे और आंसर। चलिए इसके बारे में तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब आपको हम लॉग पढ़ाएंगे। 250 क्वेश्चन बताते हैं, बुक में कितना क्वेश्चन है, मात्र 9 क्वेश्चन है, उसके अलावा हम 250 क्वेश्चन बताएंगे, तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे बाद में। ये हम आई थिंक ये आपको सिलेबस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए आप। इसके बाद एक चीज हमको बताना है, वो है बुक के बारे में। बुक देखिए, बैच जो है ना, 2 तरह का बैच होगा, एक होगा आपका स्टैंडर्ड बैच और दूसरा होगा मीडियम बैच। इजी बैच इसलिए क्यों नहीं बोले, अरे इजी मीडियम यही बैच है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत फास्ट है, उन्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाता है, कोई भी चीज को जल्दी से समझता है और अच्छा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि आसान अपने बना लेता है। तो ऐसे स्टूडेंट को जो खास करके इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है या एनडीए या एयरफोर्स के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वैसे बच्चे को हम स्टैंडर्ड बैच में बोलते जाने के लिए। और जो बच्चे मीडियम मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा धीरे बनता, क्वेश्चन बन तो जाता है लेकिन थोड़ा समझ के धीरे धीरे बनाता है, और उस बच्चे को आगे जनरल कंपटीशन का तैयारी करना। जनरल कंपटीशन का मतलब होता है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहता है, तो ऐसे बच्चे को हम बोलेंगे मीडियम में चल जाइए, ज़्यादा हाई फाई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। तो बुक जो स्टैंडर्ड बैच में है
उसके लिए सबसे अच्छा बुक होगा आर डी शर्मा, और दूसरा है केसी सिन्हा। ये दोनों में से कोई एक बुक किसके लिए? स्टैंडर्ड बैच के लिए। और दूसरा मीडियम वाले के लिए आर एस अग्रवाल या NCERT, ये दोनों। देखिए अब बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि आर डी शर्मा अच्छा है या केसी सिन्हा है। ये हम आज क्लियर कर देते हैं। इतना क्लियर कट कोई नहीं बोलेगा, जबकि जानता सब कोई है इस बात को, लेकिन बोलता नहीं है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आर डी शर्मा का जो बुक है पूरा इंडिया में चलता है। बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। केसी सिन्हा भी है, नो डाउट, अच्छे ऑथर हैं, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, नो डाउट। बुक भी अच्छा था। 2004 में जब आईआईटी का सिलेबस चेंज हुआ, पहले ना बुक जो केसी सिन्हा का आता था, अलजेब्रा का अलग, ट्रिगोनोमेट्री का अलग, कैलकुलस का अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग, जो हम लोग पढ़े थे पहले, उस तरह का बुक चला 2011-12 तक, जैसे हम लोग पढ़े थे वहां तक चला। लेकिन ये 2004 के बाद ही धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब इसका जो क्रेज था घटने लगा। दूसरा, ये जो केसी सिन्हा है ना, आपको बिहार में, झारखंड तो आपको बिहार का ही थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा है, थोड़ा यूपी में, बस। अगर आप साउथ में जाकर के मांगिएगा ना केसी सिन्हा, तो दुकानदार पूछेगा केसी सिन्हा क्या है, कौन सा बुक, मैथ्स का बुक, तो पता नहीं, कम से कम चांस है आपको मिलेगा। सोचिए, ये बहुत कम बुक चलता है, कुछ तो कारण होगा, हम नहीं बता पाएंगे आपको भी। दूसरा, आर डी शर्मा पूरा हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया में कहीं भी जाइए सब जगह ये बुक अवेलेबल है, कुछ तो कारण होगा। आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर कट कंसेप्ट है कि अगर दोनों बुक में से बोलिए सर अच्छा बुक कौन है, नो डाउट आर डी शर्मा अच्छा है। लेकिन हम लोग चूंकि बिहार झारखंड के ज़्यादा बच्चे आते हैं और इस एरिया में इधर थोड़ा ज़्यादा चलता है ये वाला बुक, लेकिन अब चलने लगा आपका आर डी शर्मा ज़्यादा, तो हम दोनों बुक लिख दिए। बाकी मर्जी आपका, आप किसी से भी बना सकते हैं। हम क्लास में पढ़ाएंगे आर डी शर्मा, आपको अगर बनाना होगा तो केसी सिन्हा से बनाइए और डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मीडियम है, मीडियम बैच में पढ़ रहे हैं, वो आर एस अग्रवाल। हाँ, ये बुक तो बहुत अच्छा, आपका नाम भी सुने होंगे पहले से, क्योंकि इंडिया में मैथ का बुक सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक है आर एस अग्रवाल। और 12th के लिए, सिर्फ हम 12 का बात करें, सबसे बेस्ट बुक माना जाता है आर एस अग्रवाल, इसीलिए पूरा इंडिया में भी चलता है, पूरा इंडिया में चलता है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल बुक सबसे बेटर होगा। और NCERT क्या ये नहीं पढ़ सकता स्टैंडर्ड बैच वाला? अरे ये तो गवर्नमेंट बुक है, कोई भी पढ़ सकता है, और सिलेबस तो यही है, आधार यही है। सब कोई भी बुक होता है ना, उसका आधार यही है, बेस यही है, तो इसको तो सबको पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिसको प्रैक्टिस कम करने का मन करता है। आर एस अग्रवाल में बहुत क्वेश्चन होता है, तो कम प्रैक्टिस करने का मन करे तो NCERT बना लीजिए, इसमें सारा टाइप दिया हुआ रहता है। लेकिन आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा बना करके NCERT रिवीजन करते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बुक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सबसे लास्ट वाला डिस्कस करते हैं, वो है टेस्ट और प्रैक्टिस। मेरा जो एक सपना है, इस बार जो 12th का एग्जाम है, लॉकडाउन है, फिर भी हम कोशिश करेंगे 3 डिजिट का नंबर मेरा स्टूडेंट का आए। 3 डिजिट मतलब 100। अब वो 100 आने का क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा? नहीं, उसके लिए 3 चीज चाहिए। वो फर्स्ट, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो हमेशा हम कोशिश करते हैं क्लास 11 से क्लास 12 तक किसी का डाउट ना हो। अगर मेरा कोई पुराना स्टूडेंट है, आप उससे पूछ सकते हैं कि ये बात कितना सच है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, आपको जो डाउट होगा, डाउट का अलग से क्लास देंगे। फिर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर है, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद एक तो बताए डाउट, और दूसरा टेस्ट, और तीसरा प्रैक्टिस। ये तीनों अगर आपका होता है, डाउट नहीं होना चाहिए, टेस्ट खूब दीजिए। टेस्ट क्यों जरूरी है? कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, हम लोग कुछ लोग देना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि कंपटीशन का एक माहौल क्रिएट करते हैं। जैसे फलाने बच्चे का इतना नंबर आया, मेरा कितना, इतना आया, रुको अगली बार बताएंगे। तो उसके लिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट, कुछ प्राइज में कुछ दे देते हैं लोग, ताकि
ओ उसको तो इतना कुछ अच्छा मिला ना, अगली बार हम ले लेंगे इस चीज़ को, तो थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है। बच्चा तो ऐसे भी थोड़ा लोग दीजिएगा तो तुरंत पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये टेस्ट मेनली क्या करता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा और ये बताएगा आपको कि आपका लैग कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कौन चैप्टर पे कम कमांड है, पकड़ कम है। उस चीज़ को जानने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का परफेक्ट बन ही नहीं सकते। तो ये 3 बहुत जरूरी होता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी, तब आप अच्छे नंबर के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि कुछ भी आपको डाउट होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ एक न्यू टॉपिक जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल जो कंसेप्ट होता है एकदम बेसिक, वो फंडामेंटल हम आपको चलाएंगे। डे 1 से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा फंडामेंटल। जरूर देखिए। तब तक के लिए गुड बाय।